नमस्कार विद्यार्थियों, कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी हम पिछले क्लास में मध्यकालीन भारत के दो प्रमुख जो डायनेस्टी थे, दैट इज़ दी दिल्ली सल्तनत और जो मुगल एम्पायर है उसको हमने पढ़ लिया। तो मुगल एम्पायर जो आखिरी राजा थे वो थे जहांगीर, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने आधिपत्य जमा लिया था, और आधिपत्य जब अंग्रेज़ों ने जमा लिया था तो जो नया इतिहास है, जो नया भारत, जो मॉडर्न इंडिया जो कहते हैं, वो चालू होता है। मॉडर्न इंडिया को बहुत लोग तब मॉडर्न बोलते हैं जब इंडिया मॉडर्न हो गया था, जब इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म आने लगे थे, जब अलग अलग सोसाइटीज़ बनने लगे थे, तो उसको जनरली कंसिडर किया जाता है कि मॉडर्न इंडिया। बट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो औरंगज़ेब के मरने के बाद से मॉडर्न इंडिया को चालू किया गया। चालू समझ सकते हो, ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, लेकिन एक्चुअल में मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो जाती है 1498 में। अब बाबर ने आपके उससे कौन था वो, लोडी साम्राज्य का आखिरी इब्राहिम लोडी से बाबर ने 1526 की लड़ाई का नाम आप कमेंट बता रहे हैं कि लड़ाई बाबर ने जब जीता और बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की नींव रखी भारत में, उससे भी पहले 1498 में जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, उस समय जो पुर्तगाली जो थे वो भारत में आ चुके थे। जो पहला पुर्तगाली जो भारत में आया था वो था वास्को डी गामा 1498 में। उसका कारण ये था कि अगर आपको समझने की बेसिकली यूरोपियन लोग क्यों भाग के आए, उसका कारण ये था कि जो रोमन साम्राज्य था उसको ओटोमन साम्राज्य ने, मुसलमान साम्राज्य ने गिरा दिया। गिराने के बाद जो यूरोप और भारत के बीच में जो हिस्सा है, जो टर्की के पास वाला हिस्सा है, वहाँ पर किसका कब्जा हो गया, वहाँ पर कब्जा हो गया आपके तुर्की लोगों का, वहाँ पर कब्जा हो गया आपके ओटोमन एम्पायर का। तो भारत और चाइना और जो भी ईस्ट के जो देश हैं, वो अंग्रेज़ों को पता था कि इनके पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन है, बहुत धन धान्य है, बहुत रिच है हमारा देश भारत। तो भारत से ट्रेड कैसे किया जाए, तो उसके लिए अंग्रेज जो थे, जो यूरोपियन देश थे, वो समुद्र के रास्ता खोज रहे थे। और उस समय पे सबसे अच्छे जो समुद्र के जो आप कह सकते हैं जो सेलर्स थे, सबसे अच्छे सेलर जो पाए जाते थे पुर्तगाल में पाए जाते थे। तो पुर्तगाल के राजा का ये ड्रीम बन गया था कि मैं भारत में जाऊंगा। तो उसका जो सबसे अच्छा जो सेलर था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत में सबसे पहले पहुंचे कैलीकट में। कैलीकट आज की तारीख में केरला में है, ठीक है। कोड़ीकोड कहते हैं उसको। कैलीकट तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, कोड़ीकोड है केरला में। तो वहाँ पहुँचा। वहाँ का जो हिंदू राजा था जमोरिन, समथुरिन नाम है, लेकिन उसको इंग्लिश वर्जन में जमोरिन कहा जाता है। उसने उसका बहुत आदर सत्कार किया वास्को डी गामा का। फिर वास्को डी गामा ने देखा कि भारत में तो बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो जो स्पाइसेस हमको अरब के मर्चेंट्स भारत से खरीदते थे, खरीद के फिर, क्योंकि भारत में मुगल मुस्लिम साम्राज्य था, तो यहाँ से ऑब्वियसली चीज़ें जाती होंगी अरब के एरिया में। तो उन्होंने बोला कि जो 10 रुपये की चीज़ अरब भारत से 10 रुपये में खरीद के हम लोगों को 100 रुपये में बेचता था, 90 रुपये कमीशन खाता था, वो 10 रुपये की चीज़ अगर मैं 60 रुपये में बेचूँ तो वहाँ के लोग खरीदेंगे भी और मेरे को 6 गुना प्रॉफिट अलग होगा। उसने यही किया, उसने यहाँ से मसाले लेकर गया वास्को डी गामा और वहाँ जाके बेचा, वहाँ बेचा बाचा और बहुत पैसा कमाया। फिर वापस आया 1501 में, फिर चला गया। मतलब वास्को डी गामा को एक चीज़ ये समझ में आया कि हाँ, भारत से ट्रेड करने में प्रॉफिट है, यहाँ पर हमको 6 गुना 7 गुना 10 गुना प्रॉफिट मिल रहा है चीज़ों का, जो चीज़ें हमको अरब के जो मर्चेंट्स है वो हमको बेचते हैं उनसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वास्को डी गामा जो है वो भारत में आया 1498 में। उसका स्वागत किया जमूरी, जो कि हिंदू राजा था। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने सेटलमेंट्स बनाए। सबसे पहला सेटलमेंट मतलब दमन में, सलसिट में, चौल में और बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में इनके सेटलमेंट्स थे। तो सेटलमेंट्स को आपको बस याद होना चाहिए कहाँ पर कौन सेटलमेंट थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये दूसरा गवर्नर था किसका, पुर्तगीज का। पहला जो गवर्नर तो अल्मीडा था, दूसरा जो था अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया 1510 में। और गोवा को कैप्चर करने के बाद गोवा इंक्विजिशन लगा दिया, और गोवा इंक्विजिशन लगाने के बाद गोवा के जितने हिंदू हैं
वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के इसने बेड़ा उठा लिया, एक तरह क्रूसेड चला दिया। जो पोर्टुगीज़ थे, खैर वैसे तो सब के सब अंग्रेज, पोर्टुगीज़, डेन डच सब अपने मिशनरी के काम के लिए आए थे, लेकिन पोर्टुगीज़ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने क्रूसेड चला दिया एक तरह से। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके रहेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो है शेफाली वैद्य मैडम की, सृजन टॉक्स में, उसका जरूर देखिएगा कि क्या हुआ बेसिकली, ये क्रूसेड का काम क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में वो इंक्विजिशन क्या है। फिर हम आते हैं डच। डच जो थे उनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डचों की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और वो भी भारत में ट्रेड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उनके सेटलमेंट्स मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आज का उसका प्रेजेंट नाम मछलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम, पुलिकेट तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास। चिंसोरा, बालसोर उड़ीसा में है। पटना और कोचीन और सूरत, ये सब जगह उन्होंने फैक्ट्री भी डाल दी। कितनी सारी जगह दिख रही, इतनी सारी जगह डचों ने फैक्ट्री भी डाल दी। फिर अंग्रेजों ने उनको बैटल ऑफ बेदरा में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, और हराने के बाद बोला कि भाई लोग देखो, ये इंडिया मेरा है, यहाँ पर मैं लूटूंगा, तुम लोग इंडोनेशिया जाके लूटो। तो जो डच है उनको इन्होंने इंडोनेशिया भेज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते डैनिश पीपल। जो डैनिश है, वो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई 1616 में, और इन्होंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बेचारे आए और देखे कि भाई ऑलरेडी यहाँ पर पोर्टुगीज़ हैं, डच है, अंग्रेज हैं, फ्रेंच है, हमसे कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने आए, एक सेटलमेंट बनाए ट्रैंके बार में, तमिलनाडु में, और फिर थोड़े समय के बाद बोले कि नहीं, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी उनका था सब बेच बाज के, अंग्रेजों को बेच बाज के निकल लिया। डेन्स में कुछ ज़्यादा रोल है। मेन जो है पूरा आधुनिक भारत का इतिहास को सबसे खतरनाक जो खिलाड़ी हैं वो ये अंग्रेज, इंग्लिश। कहानी की तरह समझिएगा। 31 दिसंबर की रात 1599, पार्टी चल रहा था रानी के महल में। अचानक से रानी के पास एक मर्चेंट गया, वो बोला कि रानी आप मेरे को चार्टर दीजिए, आप मेरे को फरमान दीजिए, आप मेरे को मोनोपोली दीजिए कि मैं भारत में जाके ट्रेड करूं। रानी ने बोला ठीक है, आपकी कंपनी को हम ट्रेड करने का मोनोपोली देते हैं, और कोई दूसरी कंपनी अंग्रेज के, ब्रिटेन की तरफ से भारत में ट्रेड करने नहीं आएगी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है क्वीन से, वाला मोनोपोली मिलता है क्वीन से कि आप ट्रेड करो भारत में 1600 में। और जैसे कि हमने मध्यकालीन भारत में पढ़ा था, कैप्टन विलियम्स और थॉमस रो, कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रो दोनों जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। तो कैप्टन विलियम्स जो था उसके ऊपर जहांगीर का दिल आ गया था कि कैप्टन विलियम्स को थोड़ा बहुत जहांगीर की भाषा तुर्की बोलनी आती थी। तो जहांगीर बहुत इम्प्रेस हुआ उससे, और उसने उसको बोला कि जाओ, मैं फरमान देता हूँ। क्या फरमान देता हूँ कि तुम अपनी फैक्ट्री सूरत में बना सकते हो। तुम अपनी फैक्ट्री कहाँ बना सकते हो? सूरत में बना सकते हो। और अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में बनाई। लेकिन एक फैक्ट्री से क्या होगा? फिर सर थॉमस रो ने जहांगीर से फरमान, इम्पीरियल फरमान लिया, और उनको बोला कि जहाँ जहाँ आपकी मुगलों की जहाँ जहाँ बाउंड्री है, क्योंकि उस समय जहांगीर के टाइम पे आपको पता है मुगलों की बाउंड्री ठीक ठाक खासी बड़ी थी, तो जहाँ जहाँ आपकी बाउंड्री, हम वहाँ ट्रेड करेंगे। तो जहांगीर ने बोला ओके, गो फॉर इट। तो जहाँ जहाँ मुगलों की बाउंड्री थी वहाँ ट्रेड किए। और उस समय जो सबसे, मतलब आप कह सकते हैं जो सबसे इन्फ्लुएंशियल जो रीजन था, और सबसे बड़ा और सबसे फर्टाइल जो रीजन था, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती थी, है ना। फॉर एग्जांपल जो इंडिगो है, और जो इनका इंडिगो एक तरह का नील जो होता है ना, उजाला, और जो लोग सफ़ेद कपड़ों में डाल के पहन के बहुत टूटते रहते हैं, तो वो जहाँ जहाँ उगाया जा सकता है, तो सबसे फर्टाइल रीजन जो भारत का था वो था बंगाल। उस समय वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार, उड़ीसा, वो पूरा रीजन पे वो लोग गए, और वो बोले कि वही मेन एरिया है, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस को फरमान मिला जहांगीर से कि फैक्ट्री बनाओ सूरत में 1613 में। 1615 में सर थॉमस रो वो इम्पीरियल फरमान लिया और बोले कि हम आपके जहाँ जहाँ आपकी बाउंड्री है वहाँ ट्रेड करेंगे। ठीक है, मिल गया। फिर उसके बाद 1690 में जॉब चार्नॉक ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूता नदी में। सूता नदी कहाँ पर है? कोलकाता के बीच में सूता नदी में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। फिर वहाँ के जो लोकल जमींदार थे उससे और जॉब चार्नॉक की लड़ाई हो गई। तो जॉब चार्नक ने बोला कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें जो फैक्ट्री है और जो एरिया है उसमें आधिपत्य बनाना पड़ेगा। तो जमींदारों को हराने के बाद जॉब चार्नक ने क्या किया, सूता नदी, कालीकता और एक और शहर, सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर, 3 सटे हुए शहर थे, तीनों का जमींदारी खरीदा
और तीनों शहर का नाम चेंज कर दिया, क्या, कलकत्ता। कालीकटा को लोग कालीकता नहीं बोल पाते थे, उसका नाम चेंज कर दिया कलकत्ता, कलकत्ता 1700 में। और फोर्ट विलियम्स यानी कि अंग्रेजों का पहला किला नुमा स्ट्रक्चर कलकत्ता में बना, उसका नाम था फोर्ट विलियम्स, ठीक है। और यही जगह आगे जाके इनका एक रूलिंग पॉइंट बन जाएगा, फोर्ट विलियम्स। 1717 में यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद फर्रुख शेर जो कि मुगल डायनेस्टी का ही था, कोई बहुत कमज़ोर राजा था। फर्रुख शेर ने बोला कि भैया आप लोग एक काम करो, आप लोग बिना हमको मतलब बिना हमको आप टैक्स दिए, बिना हमसे परमिशन लिए आपको जहाँ ट्रेड करना है, जैसे ट्रेड करना वैसे ट्रेड कीजिए। तो दिस वॉज द मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी। कंपनी अब कुछ भी कर सकती थी, यू नो, विदाउट इवन मतलब पहले उनको क्या करना पड़ता, जहांगीर से परमिशन लो, औरंगजेब से परमिशन लो, इससे परमिशन लो। अब उनको एक तरह का फ्रीडम मिल गया, ट्रेड करने के लिए एक मैग्ना कार्टा मिल गया 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा। ये सबसे बड़ा आप कह सकते डिसाइसिव स्टेप था। इसके बाद कंपनी बहुत खुल के ट्रेड करी, जब खुल के ट्रेड करी तो, और जब फर्रुख शेर, आपको पता औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो कमज़ोर हो गया। तो मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद मुर्शिद कुली नाम का एक कोर्टमैन जो मुगल साम्राज्य में था, उसने बंगाल को अलग कर लिया मुगल साम्राज्य से, ठीक है, और अपनी राजधानी कर दी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली का फिर लड़का जो था सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला जो था वो थ्रोन पे आया। और अंग्रेज उस समय थे ही थे, अंग्रेज तो 1700 से थे, और अभी 1757 आ गया। तो 1757 में जो सिराजुद्दौला राजा था, सिराजुद्दौला का ये जो अंग्रेजों का जो बिहेवियर है वो पसंद आया नहीं कभी। मतलब अपना फूड भी बना लिए हैं, अपने हिसाब से ट्रेड भी करते हैं, और फिर उनके ऊपर कोई ऐसा टैक्स भी नहीं लगा है ट्रेड करने के लिए, मतलब अपनी मन से काम कर रहे हैं। और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगता था, ट्रेड करने के लिए कस्टम टैक्स लगता था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर से कस्टम टैक्स हटा दिया। और अंग्रेजों को ये जो फोर्ट इन लोग बनाते रहते थे, कोई फैक्ट्री खोल उसके चारों तरफ 45 जो करते रहते थे, ये सिराजुद्दौला को कभी पसंद आया नहीं। तो पसंद आया नहीं तो अंग्रेजों के आँख में वो खटका, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके सभा में से उसका जो कोट पैन था, मीर जफर, एक सेकेंड, मीर जफर जो था, मीर जफर को बोला कि यार एक तुम काम करो, तुम हो इसके सेनानी, तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम इस लड़ाई करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और तुम्हें हम नवाब बना देंगे। अब नवाब बनने के लिए पागल, वो बोला ठीक है। तो फिर हुई लड़ाई किसके बीच में, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, बंगाल मुगल साम्राज्य से अलग हो चुका था, किसके द्वारा, मुर्शिद कुली, उसको हटाते हैं। तो सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई हुई अंग्रेजों की, और अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला को छल से, क्योंकि मीर जफर तो उनके पास आ गया, छल से सिराजुद्दौला को हरवा दिया। फिर उसको हराने के बाद मीर जफर को क्या बना दिया, राजा बना दिया। फिर मीर जफर भी अंग्रेजों, मतलब एक तरह का पपेट किंग था वो, अंग्रेज जो बोलते थे वो करता था, अंग्रेज जैसे जितना पैसा मांगते थे उतना देता था। लेकिन देते देते जब वो थक गया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम जो कि मीर जफर का दामाद था उसको राजा बना दिया, उसको नवाब बना दिया। तो मीर कासिम जो था वो भी कुछ समय तक तो अंग्रेजों के साथ कॉर्पोरेट किया, फिर उसकी भी नहीं जमी। फिर उसने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो कि बिहार में, वहाँ शिफ्ट कर लिया और अपनी आर्मी को अंग्रेज लेवल की आर्मी में ट्रेन करना चालू कर दिया। अब क्योंकि उसकी नहीं बन रही थी, अंग्रेजों को फिर खटका वो, और उन्होंने फिर लड़ाई की। इस बार उन्होंने लड़ाई की बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या था कि मीर कासिम बंगाल का, फिर आपका सुजादुल्ला अवध का, और शाह आलम द्वितीय मुगल दिल्ली का, ये तीनों एक तरफ, और कैप्टन मुनरो एक तरफ। तो ये तीनों की कंबाइंड फोर्स और कैप्टन मुनरो की एक फोर्स 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में कैप्टन मुनरो ने तीनों को हरा दिया। तो तीनों को हराने के बाद फिर शाह आलम 2 से
और शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद में संधि करके उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग बाउंड्री जो केवल पहले बंगाल में सीमित था उसको और फैला दिया और इस साइड भी ले गया, उत्तर प्रदेश साइड भी कर दिया, दिल्ली साइड तक फैला दिया। मतलब एक तरह से वर्चुअली स्पीकिंग पूरा नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट राजपूताना वाला एरिया अंग्रेजों के कैप्चर के अंदर आ चुका था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया क्या नहीं किया वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन बस अब इतना समझ जाइए कि अंग्रेज जो कभी कंपनी का काम करने आए थे, अब 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास बंगाल है उसके हाथ में, उसके पास यूपी उसके हाथ में, और दिल्ली वाला रीजन भी उसके हाथ में, और उड़ीसा वाला रीजन भी उसके हाथ में है एज ऑफ नाउ। गोलकुंडा, बीजापुर और मैसूर ये वाला रीजन अभी उसके हाथ में नहीं है। इसके पीछे का हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जो मैसूर का राजा था हैदर अली, उसका लड़का टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों का अच्छे रिलेशन थे फ्रेंच लोगों के साथ। इनके साथ फ्रेंच के साथ। अभी फ्रेंच और इंग्लैंड दोनों जारी दुश्मन थे यूरोप में, मतलब स्टार्टिंग से वो लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो फ्रेंच क्योंकि टीपू सुल्तान का और हैदर अली के सपोर्ट में था, ऑब्वियसली हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर का किंगडम यानी कर्नाटका वाला जो रीजन है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में था। ठीक है, फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अंग्रेज और मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर लड़े दूसरी बार में, टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। वो सब डिटेल्स हमको जाना नहीं होगी, उतना डिटेल में इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज फार एज दी क्रक्स पॉइंट्स आर कंसर्न, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम डिटेल में जब हम स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एक इवेंट बताऊंगा कि व्हाट ऑल हैपेंड, एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, इंडो एंग्लो कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ। दैट इज अ टॉक फॉर डिफरेंट थीम। राइट नाउ बस आप इतना समझ जाइए कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में बनी नहीं। फिर टीपू सुल्तान के मरने के बाद वो फ्रेंच के ड्यूप्लेक्स जो गवर्नर थे, बहुत अच्छे गवर्नर थे, उनके वापस आ जाने के बाद फ्रेंच भी कमज़ोर पड़ गए। फिर बैटल ऑफ बैंडी वॉश के बाद अंग्रेजों ने फ्रेंच को भी पूरी तरीके से हरा दिया। तो पॉइंट ये है, सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए अपना जमूरिन के पास आया, वास्को डी गामा थोड़ा सा बातचीत किया, फिर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए, गोवा इंक्विजिशन किया, बहुत ही ज़्यादा ईसाई धर्म को दबाने लगे, तो पोर्तुगीज़ के ज़्यादा चला नहीं और अच्छे से उन्होंने बिजनेस भी नहीं किया, तो पोर्तुगीज़ फैल नहीं पाए। क्या फैल तब तक नहीं सकते जब तक आप थोड़े से आम जनता के साथ जब तक आप रेपो नहीं बनाते। फिर उसके बाद डच आए, तो डच कुछ किए नहीं बेचारे, अपना फैक्ट्री मेहनत से बनाए, पटना में, बलसोरा में, मसूलीपट्टनम में, सूरत में, हर जगह फैक्ट्री बनाए, और बैटल ऑफ बेदरा में हार गए अंग्रेजों से और बोले कि ठीक है हम इंडोनेशिया जा रहे हैं। फिर डेन्स तो आए और देखिए भाई हमसे कुछ होगा नहीं, हमसे ना हो पाएगा, और जो भी उनके सेटलमेंट्स थे, जो भी उनका था, वो सब अंग्रेजों को बेच बाज के निकल गए। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज जो थे वो बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये दो चीज़ का याद रखिएगा, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद एंग्लो कर्नाटिक वॉर एंड देन एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ये एडवांस टॉपिक्स है, उसको डिटेल में अक्सर डिस्कस करेंगे। उन लोग काफ़ी लड़ाई झगड़ा करके अपना एक अच्छा साम्राज्य स्थापित कर लिया, कम से कम पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रीजन तक, गोलकुंडा, बीजापुर और मैसूर के रीजन तक उन्होंने पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो अंग्रेज़ों के बाद है फ्रेंच, मतलब बात क्या है, मतलब उन्हीं के समक्ष थे फ्रेंच, जो बेचारे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और बैटल ऑफ बैंडी वॉश में अंग्रेजों ने पूरा वॉश कर दिया किसको, फ्रेंच को। कुल मिला के अंग्रेजों ने पोर्तुगीज़ को कोने में कर दिया, डच को बैटल ऑफ बेदरा में हरा दिया, फ्रेंच को बैटल ऑफ बैंडी वॉश में हरा दिया, बंगाल को बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया, डेन्स तो ऐसे ही थे। तो सबको हराने के बाद जो अंग्रेज थे वो एक प्रॉपर अच्छे पोजीशन पे आ गए और सबसे बड़े रूलिंग क्लास निकले। इन सारे जो यूरोपियन जो भारत में आए थे, पोर्तुगीज, डच, डेन्स, फ्रेंच, इन सब में सबसे शक्तिशाली अंग्रेज निकले। एंड दैट इज व्हाई वी आर स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ। इफ सपोज फ्रेंच वर द रूलर, वी माइट बी स्पीकिंग इन फ्रेंच, क्योंकि वो जीते, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना, तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है जानने के लिए बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।